हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है। इस पीवाईक्यू सीरीज में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये इस डेट को एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 2 का पेपर है, 11 मई 2023 शिफ्ट 2 का। और आपको पता होगा ये 20th लेक्चर है। अगर मैं लास्ट लेक्चर से हमने इस पीवाईक्यू सीरीज में एक और चीज़ ऐड की है कि पहले जो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट रूल एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ देखो ग्रामर में अपने आप में पढ़ने को बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे सवाल रिपीटेड बार बनता है पेपर में, उन रूल्स को मैं आपको हर एक रूल को हर एक वीडियो के एंड में करा दूंगा। लगभग अगर हम जैसे हमने कल से शुरुआत की है तो लगभग हम 50-60 रूल कर लेंगे ना। तो ये 50-60 रूल भी ग्रामर में अगर आप इतना भी पढ़ लो, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो ये मोर देन इनफ होंगे आपके लिए। आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो 50-60 रूल हम ये देख रहे हैं, साथ में जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें कोई ग्रामर रूल लग रहा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बता दिया करूँगा वीडियो के एंड में। और ये लेक्चर जो ये पीवाईक्यू सीरीज है और एफिशिएंट होने वाली है, और अपना आने वाले लेक्चर्स में अपना बेस्ट देने वाला हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा अपना इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर डू स्टार्ट दिस लेक्चर, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। और आप सभी को पता है मैंने इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप उस इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर एक दिन में 2-3 लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद जब आपका रूटीन बन जाएगा, आप बिल्कुल आ जाओगे तो हर दिन एक लेक्चर देख सकते हो। सैटरडे संडे को कोई लेक्चर नहीं आता, उस दिन आप लेक्चर देख सकते हो। तो बहुत आराम से आप 19 लेक्चर जिन्होंने पूरे नहीं देखे हैं वो अगर आप पूरे देख लेते हो, जो मैंने रूल्स वगैरह बताए और थोड़ा समझ लेते हो, तो बहुत हेल्प करेंगे आपको पेपर में सवाल सॉल्व करते वक्त। और आपका धीरे धीरे मॉक में भी स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा, देखना आप। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है सी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द। देखो यहाँ तो द मेरे मुंह से ही निकल रहा है। आपको एक बात पता होना चाहिए, जब वन ऑफ द आ रहा है ना, वन ऑफ, और हमारा यहाँ पर एक वन ऑफ छोड़ो, अगर मेरा सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है ना बेटा सेकंड, अगर मेरा सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, जैसे बेस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है। अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल मेरा दा नहीं है तो वहाँ पर मेरा दा आएगा। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा आर्टिकल है ए, तो मेरा ए नहीं आएगा, ए गलत हो जाएगा। और आपको मैंने एक रूल और बताया था कि वन ऑफ द यंग डायरेक्टर, अगर कभी कभी एरर ऐसा दे देगा, यहाँ पे वन ऑफ द लिख देगा, वन ऑफ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता सपोज, वो एरर कैसे दे सकता है पेपर में मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ वन, बेटा सेकंड, वन ऑफ द बेस्ट यंग, वन ऑफ द बेस्ट यंग डायरेक्टर, अगर पेपर में ऐसे करके आ जाता है तो यहाँ पर हमेशा वन ऑफ द यंग डायरेक्टर, देखो वन ऑफ द बहुतों में से एक, तो हमेशा वन ऑफ द के बाद जो ये आता है ना, ये प्लूरल आता है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों में से एक, तो वन ऑफ द, तो वन ऑफ द हमेशा ये मेरा जो आएगा, ये जो मेरा नाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल आएगा, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, सी कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट यंग डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड, तो ये चलो ठीक है हमारा सही हो गया। और हमेशा वन ऑफ द अपने बाद क्या लेगा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे कि मैं बोलूँ, चलो वो मैं एंड बाद में करा दूंगा। इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा ये सही हो जाएगा, इस वाले पार्ट में हमें करेक्शन करना है। नेक्स्ट है मेरा, पॉल बनियान इज कंसिडर्ड अ लीजेंड। देखो लीजेंड, एक तो कहते हैं ना किसी इंसान के लिए बोल देते हैं कि बहुत लीजेंड है, ठीक है। एक लीजेंड हम किसके लिए यूज करते हैं, लीजेंड हम एक उसके लिए भी यूज करते हैं कि लीजेंड आप मान सकते हो कि लीजेंड के लिए कि कोई परंपरा है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, कोई स्टोरी, कोई मिथ जो काफ़ी जनरेशन से चला आ रहा है, उसको लीजेंड बोला जाता है। अब हमें इसका सिनोनियम बताना है तो आप बहुत आराम से बता दोगे, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन देखो सबको पता होगा, ये तो बहुत आसान वर्ड है, परंपरा होता है। अब इन बुकैब को भी देख लेते हैं। ये तीनों बुकैब जो चारों हैं, चारों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंस्मिस्टर कई बार पेपर में पूछा गया है। इंस्मिस्टर का मतलब होता है कुंवारी महिला, अनमैरिड वुमेन, ये आपको पता होना चाहिए। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है जो किसी चीज़ की शिकायत नहीं करता पर्सन, मतलब जो ऐसा इंसान जो शिकायत नहीं करता, मतलब बहुत हार्ड वर्क में, बहुत दुख में, बहुत कष्ट में
लेकिन शिकायत नहीं करता। जैसे आप लोग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब किससे शिकायत करने जाओगे? कभी कभी आपका भी मन करता होगा कि मैं चलो स्टेटस लगा देता हूँ अपनी हार्ड वर्किंग के बारे में, लेकिन उन फीलिंग्स के साथ जो आप स्टेटस डालोगे उसे कोई नहीं समझ पाएगा। तो देखो ऐसे मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, थोड़ा इंग्लिश से अलग है, कि अपनी कभी हार्ड वर्क को आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी आप जिन फीलिंग से हार्ड वर्क की जो कोई भी स्टेटस लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो ना, तो लोग उस फीलिंग से नहीं देख पाते हैं। तो कभी इन सब चीज़ों को शेयर मत किया करो, ठीक है। ट्राई करा करो कि अपना जो स्ट्रगल है वो खुद तक रहे, अपनी फैमिली तक रहे, अपने बहुत अच्छे मित्र हैं उन तक रहे। अपना स्ट्रगल अपना है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। वॉलंटियर वॉलंटियर आप जानते होंगे, ठीक है, वॉलंटियर वगैरह बनाए जाते हैं क्लास में, स्कूल में, कोई भी काम को मैनेजमेंट कराने के लिए जो लोग यूज कर किए जाते हैं, जो मतलब निःशुल्क काम करते हैं, उनको भी आप वॉलंटियर बोल सकते हो, ठीक है। वॉलंटियर को हम कोई पैसे तो देते नहीं है काम करने के। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक यू फॉर आ, मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ अप दियर, मतलब वहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो ऐसा कहना चाह रहा है। तो लेके जाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं राइड आएगा, देखो राइट, ठीक है, ये आपका राइट का ये आएगा नहीं, राइट लिखना होता है, राइड मतलब राइड ले जाना, मतलब राइड का मतलब होता है आपको वो कहीं लेके जाना चाहता है, ठीक है। राइड राइड आप जानते होंगे, और राइट मतलब सही होता है, तो एक ही इसमें जो अप्रोप्रिएट वर्ड है तो वो तो एक ही है ना, और सब तो इलॉजिकल, और राइड ही आएगा। तो ये तो आप कर ही लोगे। और जैसा कि आपको पता है, आपको नीचे देखो 4-5 लोग हैं, 2-3 लोगों को मैं डेली देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे से सवाल के नीचे कमेंट करते हैं, मैं उनको उनके हर कमेंट को देख रहा हूँ। लेकिन 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए ना, तो एक आध लोग तो ऐसे हैं जो कभी कर दिया किसी ने, कोई नया इंसान कर देता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो कमेंट करके करने में, कि आपके 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। भाई एटलीस्ट आप पहले खुद किया करो, देन आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद करो, फिर मेरा सुनो, उसके बाद आपको सोचो कि हाँ मैं क्या नहीं सोच पा रहा था और इन्होंने क्या बताया है, ठीक है। ये चीज़ें, और जो चीज़ आप नहीं सोच पा रहे हो वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया करो, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। आप मेरे PYQ लेक्चर्स एक नहीं 50 देख लेना, 50 नहीं 100 देख लेना, लेकिन जब तक इन क्वेश्चंस को खुद से ही नहीं करना चाहोगे ना, तब तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बहुत माइनर इम्प्रूवमेंट होगा। अगर मेजर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो पहले क्वेश्चन खुद किया करो। आर रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट, तो ये तो मतलब कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री होता है आर रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। मॉन्क्स मतलब जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। नर्सरी मतलब जहाँ पर पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं वो नर्सरी होती है। नन्स मतलब जो मॉन्क्स का जो फीमेल वर्जन उनको नन्स बोला जाता है, और वो कॉन्वेंट में रहती हैं। टॉम्ब टॉम्ब तो आप जानते होंगे, कब्र वगैरह को टॉम्ब बोला जाता है, ठीक है। मुगल एम्पायर में काफ़ी टॉम्ब पढ़ी होंगी आप लोगों ने। उसके बाद द अकाउंटेंट ऑफ द शुगर मिल हैव बीन डिराइव्ड ऑफ हिज ब्रीफ केस। अब देखो जो अकाउंटेंट है शुगर का, द अकाउंटेंट ऑफ शुगर मिल का जो अकाउंटेंट है। अब देखो मेरा सेंटेंस को देखो पहचानना सीखो। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? द अकाउंटेंट ऑफ, अब मेरा ऑफ आ गया ना, ऑफ हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आता है, प्रपोजिशन हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आती है। ऑफ अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो द शुगर मिल क्या आ गया? मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, मेरा नाउन आ गया, ठीक है। द अकाउंटेंट ऑफ शुगर मिल, ये मेरी शुगर मिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। मेरा जो एक्चुअल सेंटेंस है वो ये भी हो सकता था, अगर मैं इस शुगर मिल को ऐसे ऐसे कट कर दूं, तो मेरा जो सेंटेंस है द अकाउंटेंट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज ब्रीफ केस, अगर देखो ऐसे पढ़ोगे तो ये तो अकाउंटेंट मेरा सिंगुलर है, तो यहाँ हैव आएगा या है जाएगा, मुझे ये बताओ आप। तो आप बोलोगे भैया जब मेरा अकाउंटेंट सिंगुलर है तो मेरा यहाँ हैव क्यों आएगा, मेरा है जाएगा। और ये पैसिव वॉइस में है इसलिए हैज के साथ बीन आएगा, और इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आप इस तरह से पेपर में देखा करो। तो हमेशा जो मेरा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा प्रपोजिशन के बाद आती है, तो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं होती। जो मेरा वर्ब आता है वो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो मेरा राइट होगा वो क्या होगा, हैज बीन डिप्राइव्ड। और मैंने ये भी बता दी कि हैज के बाद बीन इसलिए लगाया कि देखो अब मुझे ये भी पहचानना होगा कि ये पैसिव में क्यों है, मैं वो भी बता देता हूँ। कि अगर सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट अगर ये काम खुद कर रहा है तो मेरा एक्टिव वॉइस में है। अगर इस मतलब ये नहीं कर रहा है, जो इधर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो एज ए मेन सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, मेरा
पैसिव वॉइस में होगा। अभी बताओ, द अकाउंटेंट ऑफ द शुगर मिल हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज ब्रीफ केस। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपना उसका कोई और ब्रीफ केस ले रहा है ना, तो वो तो खुद नहीं कर रहा ना, इसमें एक्टिव कोई और है, तो इसलिए मेरा ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है यहाँ पर ऑफुल। ऑफुल का मतलब जानते हो आप लोग, आप बहुत यूज करते हो, व्हाट आर ऑफुल थिंग्स। तो ऑफुल का मतलब होता है बैड, और एकदम एक होता बैड, एक मान लो एक्सट्रीमली बैड, आप इसे एक्सट्रीमली बैड के लिए यूज कर सकते हो। ऑफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, अपोजिट बताना है। तो अपोजिट का तो आप बहुत आराम से बता दोगे भैया कि वंडरफुल है, इसे तो बहुत आराम से कर लोगे। अगर देखो, ओफुल मतलब एक्सट्रीमली बैड, ओफुल मतलब वंडरफुल, मतलब वो कहते हैं ना व्हाट अ वंडरफुल, तो बहुत अच्छा। तो ये तो बहुत आसान सवाल पूछा पेपर में, बहुत आसान वो क्या भाई है। अगर मैं यहाँ पर पिटीफुल का मतलब समझूं कि पिटीफुल का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है दयापूर्ण, लिख लो ये सब। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का होता है भयानक। ग्रीम, ग्रीम का मतलब जानते हो, ग्रीम का मतलब होता है वेरी सीरियस, बहुत सीरियस जो होता है उसके लिए ग्रीम का यूज होता है। ये चीज़ याद रखना। बहुत पेपर में देखो वोकैब कभी कभी ऐसी पूछी जाएगी कि आपको भी लगेगा आप नहीं भी पढ़ के आए हो तब भी कर लोगे। उसके बाद है मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स ओब्यूलेट ओनली व्हेन दे मैट। अब इसमें हमें बताना है एरर। तो देखो, ओनली सॉरी शुरू से देखते हैं। मैनी फीमेल मैमल्स के बहुत सारी, मैनी के साथ हमारा जो मैमल्स है तो सही है, प्लूरल नाउन आ रहा है। मैनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग, अब देखो कॉमा टू कॉमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक सेकेंड, मेरा ये इंक्लूडिंग कॉमा टू कॉमा इन्फो क्या बन गया मेरा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स, के उसमें हम रैबिट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और कैट्स को। तो अभी मेरी इसका मेन सब्जेक्ट मेरा अभी यही है, मैमल्स ही मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब ये है, और ये मेरा क्या है, कॉमा टू कॉमा एक्सटर्नल एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स, ये मेरा कॉमा टू कॉमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ओबिल्यूट्स, अब भैया आप बोलोगे ओबिल्यूट्स क्यों नहीं आया, ओबिल्यूट क्यों आया, तो देखो हमेशा प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं आता, सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब में एस या ई एस आता है। तो यहाँ पर मेरा प्लूरल नाउन है, मैमल्स है, तो यहाँ पर मेरा सही है, ये वर्ब भी सही है, ओनली व्हेन दे मेट। ठीक है, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो फीमेल्स मैमल्स होती हैं, एक सेकेंड मैं इसे रफ कर देता हूँ, कि जो फीमेल मैमल्स होती हैं हम उनमें इंक्लूडिंग करते हैं अगर कैट्स को और रैबिट्स को, तो वो ओव्यूलेट होती हैं, मतलब जब भी ओव्यूलेट होती हैं, मतलब जो एग्स का है वो एग्स का प्रोडक्शन वो तभी करती हैं जब वो व्हेन दे मैट, जब वो इंटीमेट होते हैं। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया। तो इसमें हमारा एरर देखना था और एरर हमारा इसमें कोई है नहीं, तो हमारा जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर। उसके बाद है मेरा चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, मुझे सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। अब पढ़ लेते हैं पहला, योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स कुड नॉट बी रीच्ड, मुझे तो सही लग रहा है, चलो और देख लेते हैं क्या पता हम गलत हो। योर, और हाँ ऐसे 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 सवालों में चारों ऑप्शन देखा करो पेपर में, कभी कभी ऐसा होता है हमें सही लग रहा होता है बट हम जब दूसरा पढ़ते हैं हम लगता है यार ये भी सही है, फिर हम दूसरों को दोनों को वेरीफाई करते हैं तब हम खुद गलत हो जाते हैं। तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में इतनी भी जल्दी मत मचाना पेपर में कि आप ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में और ऑप्शन चेक ही ना करो, एक बार कर लिया करो ऐसे स्पेलिंग एरर वाले में तो खासकर, और वोकैब में भी कर लिया करो। उसके बाद योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अब देखो कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग इसमें क्या है, गलत है, दूसरे वाले में, पहले वाले में सही है। योर इमरजेंसी, इसमें इमरजेंसी की स्पेलिंग गलत है। योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कुड नॉट बी रीच्ड, रीच्ड लिख दिया तो इसमें, ये तो हम सही सोच रहे थे कि हमारा जो पहला है वो सही है। नेक्स्ट है मेरा माई हिस्ट्री असाइनमेंट इज ड्यू ऑन वेडनेसडे, कि मेरा जो हिस्ट्री असाइनमेंट है वो ड्यू है वेडनेसडे पर। अब हमें बताना है कि हमारा सही है या नहीं। माई हिस्ट्री असाइनमेंट इज ड्यू ऑन वेडनेसडे, मतलब देखो ड्यू ऑन बेसिकली क्या दिखाता है, ड्यू ऑन आपका डेडलाइन दिखाता है कि आपको जो अपना असाइनमेंट है वो इतने टाइम तक जमा करना है। तो बेसिकली ये मेरा सही है, ड्यू ऑन यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो सही है, तो यहाँ पर मेरा नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टू सी द लाइट, रोशनी दिखना।
अब देखो तुमने ये इडियम्स नहीं भी पढ़ा होगा ना, फिर भी कर दोगे। पहला ऑप्शन पढ़ो, टू गेन कॉन्शियस, टू गेन कॉन्शियस होश में आना, ये तो नहीं होगा। टू सी द लाइट, अभी देखो हो भी सकता है, एक मिनट हम और ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छा आंसर मिल जाए। टू मिसअंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करना। भाई रोशनी दिखना एक पॉजिटिव साउंड कर रहा है और ये मेरा नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। टू बी ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, ये भी हो सकता है। अब फोर्थ देखते हैं, सडन रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग। सडन हमें कुछ रियलाइजेशन हो जाना या कुछ समझ में आ जाना, तो अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट देखूँ ना तो वो मेरा यही होगा। टू सी द लाइट, रोशनी दिखना, मतलब हम कहते हैं ना रोशनी दिखना। अब देखो सडनली हमें कुछ चीज़ रियलाइज हो जाना या कोई हमें चीज़ समझ में आ जाना, तो जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। तो ईडियम्स को हम कभी कभी ऑप्शन की हेल्प से बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। ज़रूरी नहीं है कि आपने ईडियम्स नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद है मेरा नेक्स्ट, द सेडेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। देखो सेडेटिव इफेक्ट का ऑफ ड्रग्स का मतलब, सेडेटिव मतलब जब आपको कोई दवा लेने के बाद नींद आने लगे, वो होता है सेडेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। इम्पेयर्स पीपल्स एबिलिटी टू पे अटेंशन, इम्पेयर्स पीपल एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड, मतलब जो आपका सेडेटिव इफेक्ट होता है ड्रग्स का, वो क्या कर देता, उसने क्या कर दिया, इंसानों की जो एबिलिटी होती है पे अटेंशन और दूसरी कौन सी अटेंशन, और कौन सा आएगा यहाँ पर, उन दोनों को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो देखो अटेंशन, किसी चीज़ पर अटेंशन देना, तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए यहाँ पर। जब हमें एक पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए तो मैं देखूंगा कंसंट्रेट। अब बताओ कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है। तो देखो कंसंट्रेट का मतलब यहाँ पर फोकस करना, अटेंशन भी कहीं ना कहीं फोकस करना। और एंड या तो दो नेगेटिव वर्ड को जोड़ेगा या दो पॉजिटिव को जोड़ेगा, कभी ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, कभी ऐसे नहीं करता कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर कंसंट्रेट सही हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। रिवरबरेट का मतलब होता है यहाँ पर आपका गूंजना, कोई साउंड जब गूंजती है उसे बोल सकते हो इको या री साउंड भी बोल सकते हो। रिवरबरेट का मतलब होता है री साउंड होना, इको होना, आवाज़ गूंजना। ठीक है, डायलेट का मतलब होता है एक्सपैंड करना। तो ये सब चीज़ तो आप जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वन टू वन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज, वन टू वन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज नो टू बी इम्पोर्टेंट। अब देखो एज आ रहा है, एक सिंपल सी बात करो, मुझे सेंटेंस का मतलब नहीं निकालना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक चीज़ देखनी है कि या तो इज के बाद मेरा वर्ब में आईएनजी हो, या तो मेरा इज के बाद वर्ब में आईएनजी हो, या ये पैसिव वॉइस में हो सकता है। तो अगर पैसिव वॉइस में हो सकता है तो थर्ड फॉर्म हो, लेकिन इज के बाद बेस फॉर्म कभी नहीं आएगी भैया। ठीक है, तो मेरा किस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, मेरा इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इज के बाद थर्ड फॉर्म इसलिए आ जाती है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट को उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम इज आर का यूज करते हैं। ठीक है, इज आर का जब यूज करते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो वैसे कहने को पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है आपके पेपर में, लेकिन अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं पता, अभी पैसिव वॉइस का एरर है, तो आप कैसे लगा पाते। तो इसलिए एटलीस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत पढ़ना, बट मेरे अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, इनडायरेक्ट या और डायरेक्ट बनाने को कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दो, जैसे CHSL और CGL में पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे घुमा के पूछेगा, आपको सेंटेंस दे देगा डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का और आपसे पूछेगा, तो आपको नॉलेज नहीं होगी, आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसान होता है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एरर ढूंढना, और ये इनडायरेक्ट का एरर है, ये पैसिव वॉइस का एरर है, ये हार्ड होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखो, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हार्डली डिड द इंक ड्राइड ऑन वीकली कॉलम व्हेन वन ऑफ माय रीडर्स कॉल्ड मी। अब बताओ इसमें क्या एरर है, सोचो और बताओ कि हार्डली डिड द, वेट अ सेकेंड, हार्डली डिड द इंक ड्राइड। अब देखो सिंपल सी बात, एक यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि हार्डली आ गया, ठीक है, ये मेरा इन्वर्जन ऑफ वर्ब लेता है, तो ठीक है डिड मैंने पहले लगा दिया, लेकिन भैया डिड आएगा तो ड्राइड नहीं आएगा।
आप यही तो कहोगे कि भैया। और देखो वैसे भी व्हेन वन ऑफ माय रीडर्स कॉल्ड मी, जब मेरे एक रीडर्स ने बुलाया था उससे पहले मैं ये कर रहा था, तो पास्ट और पास्ट में बनेगा। आप ऐसे भी ना सोच पाओ तो आप ये ऐसे भी सोच सकते हो ना कि भैया मैंने टेंस तो पढ़ा है ना, मेरे को इतना पता है कि अगर डिड आएगा तो मेरा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो डिड है कहीं, हाँ डिड है इस ऑप्शन में, अगर मैं इसे करेक्ट करता हूँ तो। अब बोलोगे आपके डिड के साथ ड्राइड है, लेकिन ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब मेरा डिड ही नहीं आएगा, मेरा हेड आएगा, मेरा पास्ट और पास्ट में बनेगा। अब बोलोगे भैया यहाँ मेरा हेड तो है लेकिन मेरा यहाँ बेस फॉर्म है, और आपको पता है हेड के साथ बेस फॉर्म फॉर्म नहीं आती, तो ये तो नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट मुझे करना पड़ेगा। अब भैया मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो ये बताओ इसमें क्या है। इसमें देखो, इसमें मेरा हेड भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, बन गया आसान। उसके बाद इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव होते हैं जिज्ञासु, क्यूरियस, ठीक है। अजाइल, अजाइल का मतलब होता है आप जो तो कहते हैं ना बहुत सुस्त ना होना, बहुत एकदम एबल टू मूव क्विकली, तुमसे कोई काम कहते तुम तुरंत फुर्ती से काम करते हैं, चुस्ती फुर्ती को अजाइल बोला जाता है। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, अलग थलग होना। कॉलियस, कॉलियस का मतलब होता है क्रियूल। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू वी फिल्ड एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। मंथ्स लेटर स्टीव रिटर्न टू न्यूयॉर्क टू लुक फॉर अ जॉब, कि कुछ महीने बाद स्टीव रिटर्न वापस आ गया कहाँ, न्यूयॉर्क, किसके लिए, जॉब की तलाश में। अब देखो इस सेंटेंस को 2 मिनट में बना लोगे, बस मुझे थोड़ा सा कुछ पढ़ाना पड़ेगा आपको। हम 3 चीज़ पढ़ते हैं, चलो यहीं से पढ़ लो। एक आ फ्यू है, एक दा फ्यू है, एक फ्यू है, एक दा। देखो तीनों का मतलब होता है कुछ 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 कुछ, ठीक है। लेकिन आ फ्यू का मतलब होता है कि बहुत कम, मतलब कोई इतना कम कि वो आपकी जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, बहुत कम, ना के बराबर। कुछ होता है कि मतलब है तो कम लेकिन आपकी नीड को फुलफिल कर सकता है। जैसे कोई आपसे बोले कि आपके पास खाने को है कुछ, तो आप बोलो हाँ कुछ तो है, मतलब खा सकते हैं, मतलब थोड़ा, मतलब इतना है कि मेरा पेट भर जाए। एक होगा कुछ के बिल्कुल ही नहीं, मेरे पास तो कुछ कुछ खाने को है, मतलब 2 सेंस में बोल सकते हैं कि कुछ खाने को है मतलब हमारा पेट भर जाएगा। एक होगा कि कुछ खाने को है, बहुत कम खाने को है, मतलब है ही नहीं, हमारा पेट ही नहीं भरेगा। तो कुछ दो अगर बिल्कुल ना के सेंस में आए तो यहाँ पर मेरा फ्यू आएगा, और जैसे कुछ उसके सेंस में आए कि सफिशिएंट हो तो वहाँ पर आ फ्यू आएगा। और जब उसको आगे सेंटेंस में फ्यू आने के बाद उस चीज़ को आगे फर्दर आगे फर्दर बताया जा रहा हो, उसको एक्सप्लेन किया गया हो आगे फर्दर, तो उसके लिए दा फ्यू आएगा। तो आज के बाद भाई देखो आ फ्यू दा फ्यू और फ्यू में कभी डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए सवाल में तो आराम से कर लेना है ना। मंथ्स लेटर, ऐसा ही नहीं है कि बहुत कम, एक ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये बताओ ऐसा यहाँ कहीं सेंस, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मतलब ना के बराबर महीनों के बाद, ऐसा कोई सेंस ही नहीं है। तो मतलब कुछ महीने बाद, ठीक है, कुछ महीने के बाद आ फ्यू डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा देंगे। और देखो जैसे फ्यू आ फ्यू और दा फ्यू होता है ना, वैसे ही आपका लिट। और हाँ एक चीज़ तो मैं जो इंपॉर्टेंट था वो बताना भूल ही गया कि आ फ्यू दा फ्यू और फ्यू ये सब काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मंथ्स, अब मंथ्स को तो गिन सकते हैं ना, इसलिए यहाँ लिटिल नहीं लगाया। अब ऐसे ही इनके भाई होते हैं लिटिल, आ लिटिल और आपका दा लिटिल, ठीक है। ये इनके कौन है, भाई हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, सेम सेंस देते हैं। ये कुछ तीनों ही कुछ का सेंस आता है, लेकिन ना के बराबर कुछ, कुछ है लेकिन सफिशियंट है, उसके लिए आ लिटिल। और दा लिटिल को जब हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो दा लिटिल। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, और आ फ्यू दा फ्यू और फ्यू आपके काउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शी केप्ट पिक्चर ऑफ हर पेरेंट्स ऑल अबाउट द हाउसेस, मतलब उसने अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स लगा रखी हैं। अब पिक्चर्स लगा रखी हैं, अबाउट का तो कोई सेंस नहीं आता, घर के बारे में पिक्चर्स अपने पेरेंट्स की लगा रखी हैं, कोई सेंस बनता है। अब आप यहाँ पर बोलोगे सी केप्ट पिक्चर्स ऑफ हर पेरेंट्स ऑल ओवर द हाउसेस, पूरे घर में। ऑल ओवर का मतलब होता है पूरे में,
कंप्लीट जगह में, ऑल ओवर द रूम, ऑल ओवर द हाउस के पूरे घर में उसने अपने माँ बाप की पिक्चर्स लगा रखी हैं। तो ये तो एक सेंस बनता है। थ्रो मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा, थ्रो होता है किसी एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में जाना, आउट होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे इस सवाल को आराम से कर लोगे। उसके बाद वन हार्ड टू प्लीज वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट, मतलब जिसको मनाना आसान ना हो, जिद्दी हो भाई बहुत, मतलब आप में से बहुत लोग होंगे तो ध्यान रखना फास्टिडियस आप लोगों के लिए वर्ड है, ठीक है। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेक्सटेरियस, डेक्सटेरियस का मतलब स्किलफुल होना। इनकरेजिबल जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। सैडिस्ट, सैडिस्ट का मतलब जिसको दुख और पीड़ा में भी आनंद आता है उसको सैडिस्ट बोला जाता है। पता नहीं मुझे, मैंने तो ऐसे लोग कभी देखे नहीं। उसके बाद है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो देखो प्लस मेरा सही है, डियरेस्ट सही है, बरी सही है, मॉकिंग सही है। और देखो आप जब स्पेलिंग एरर लगा रहे हो ना तो पहले पूरा देख लिया करो, ऐसे में देखो करो यार इसमें क्या है, पहले चारों पढ़ लो। कभी लगता है कि हम सही स्पेलिंग के चक्कर में पहले ऑप्शन में पढ़े हुए हैं, हमें चौथा पता है कि यार इसमें ये तो बहुत, ये तो अलग ना अलग दिख रहा है, ये तो गलत है। तो मॉकिंग की स्पेलिंग ये होती है। मॉकिंग माने बता दो चलो क्या होता है। मॉक मतलब किसी का मजाक बनाना। उसके बाद है द टेंशन इज गोइंग टू बी क्रूशियल, क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द फेथ ऑफ योर कंपनी। क्रूशियल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एंटोनियम बताना है तो ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब जिसकी इंपॉर्टेंट ना होना, अनइम्पोर्टेंट होना, ठीक है। हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है तुच्छ, कहते हैं ना तुच्छ प्राणी, अपने दोस्तों को हम बोलते हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं बोलता था भाई तू तुच्छ प्राणी है। सर्जिकल बताओ, सर्जिकल देखो एक तो सर्जरी होती है, सर्जिकल क्या होता है, सर्जिकल होता है प्रिसाइज, एकदम एग्जैक्ट। डिसीजिव, डिसाइड करना, जो फाइनल डिसीजन हो उसको डिसीजिव बोला जाता है। पबाइटल, पबाइटल मतलब जरूरी, असेंशियल। तो यहाँ पर देखो क्रूशियल का सिनोनियम पबाइटल हो सकता है आपका, ठीक है। डिसीजिव भी हो सकता है, एंटोनियम ट्रिवियल होगा। उसके बाद है फ्रॉम रैग्स टू रिच, ये जब यूज किया जाता है जब आपके पास कुछ ना हो और आप बहुत अमीर हो जाओ। अभी आप MTS निकालो, फिर CGL निकालो, और फिर आप IS FIS निकालो, और फिर आपके पास बहुत पैसा हो, अपना बिजनेस कर लो, ठीक है। तो तब आपके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ। अब देखो एक रूल देखेंगे, 20 क्वेश्चन तो देख चुके हैं। पहले तो कमेंट करके बताओ, देखो बहुत नालायक हो आप लोग, सही बता रहा हूँ। आप कमेंट नहीं करते हो, आप यार खुद से क्या करो सवाल। सीरियसली देखो ये PPT बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अब मैं देखो मैं कितना काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए, अगर मैंने देखो प्रॉमिस करना बहुत आसान है, शुरुआत में प्रॉमिस कर दो कि हाँ मैं PYQ सीरीज कराऊंगा, लेकिन उसको कंसिस्टेंट कैसे रख पा रहा हूँ वो मुझे पता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जॉब भी कर रहा हूँ और भी चीज़ें हैं जो पैरेलली चलती हैं, उसके साथ फिर PPT बनाना, फिर रिकॉर्ड करना पूरा। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मेरी पूरी टीम है भाई, सारा काम खुद करता हूँ, एडिट भी करूँगा, अपलोड भी करूँगा, थंबनेल भी बनाऊँगा। आपसे बोलता हूँ आप पहले खुद, मैं ये भी नहीं बोलता आप मेरी वीडियो को लाइक करो, मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे नहीं करवानी लाइक। चैनल को सब्सक्राइब करना है करो, मत करो, बट आपका इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, इनडायरेक्टली आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और वो तभी होगा इंग्लिश में, तब पहले से आप सवाल लगाओगे, ये ध्यान रखो। आप देखो रूल देख लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी और नन। अब यहाँ पर बताओ ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, मेरा ये सही है या गलत है। अब देखो ईच मेरा क्या हो सकता है, ईच मेरा प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और ईच मेरा यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, वो सॉरी एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब देखो ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, हर एक लड़की प्रेजेंट है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन सभी के साथ हमारी फॉर्म कैसी आती है, जो वर्ब की फॉर्म आती है वो सिंगुलर आती है। तो मेरी जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो ईच के साथ वाज मेरा यहाँ पे सही हो गया। अब मेरा ईच क्या हो सकता है, वेट अ सेकेंड, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। अब देखो ईच यहाँ पे तो देखो मेरा पहले वाले सेंटेंस में देखूँ तो ईच कैसे यूज हो रहा था, एडजेक्टिव यूज हो रहा था। मेरा ये क्या है, गर्ल, ईच गर्ल एडजेक्टिव, और गर्ल क्या है मेरा, नाउन है। नाउन से, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। और मैंने बताया अगर ईच आएगा तो फॉर्म कैसी आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। अब देखो ईच ऑफ द गर्ल्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफ द आ रहा है, मतलब बहुत सारी लड़कियों में से हर एक लड़की, ठीक है। कहते हैं ना जैसे एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, हम बोलते हैं ईच ऑफ, हर एक लड़की प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ईच ऑफ द, ये मेरा क्या है, प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पर। तो मेरा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ईच वाला। मैंने बताया ऑफ द गर्ल्स के बाद
ऑफ द गर्ल्स आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होता, ये मेरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमारा ईच ऑफ द गर्ल्स बाज प्रेजेंट, बाज मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं पर एवरी गर्ल बाज प्रेजेंट, अब एवरी देखो ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, बट जो आपका एवरी होता है वो सिर्फ आपका एडजेक्टिव होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एवरी गर्ल बाज प्रेजेंट, एवरी ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, इनके सब के साथ पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बेस फॉर्म आती है। तो मेरा बाज तो सही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ एवरी ऑफ द गर्ल बाज प्रेजेंट, अब एवरी मेरा एडजेक्टिव नहीं होता, प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ एडजेक्टिव होता है एवरी। तो यहाँ पर मेरा एवरी नहीं आएगा, मैं यहाँ पर ईच लगाऊंगा, तब मुझे ये सही करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा ईच स्टूडेंट और स्टूडेंट्स विश और विशेष टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। अब मेरे को आपको बताना है कि यहाँ पर पहली बात तो ये बताओ ईच स्टूडेंट आएगा या स्टूडेंट्स आएगा, पहले तो ये बताओ। तो हमेशा ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, ये सब अपने बाद क्या लेते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। तो ईच के बाद हमेशा क्या आएगा मेरा, ईच स्टूडेंट। तो मेरा स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो मतलब सिंगुलर वर्ब हमेशा ईच के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, ये ध्यान रखना। वो आपको दे सकता है ईच स्टूडेंट्स, वो आपको ऐसे दे सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा और आपकी वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, देखो अपोजिट होता है, नाउन में एस या ई एस लगा दूंगा तो प्लूरल हो जाएगा, बट और वर्ब में एस या ई एस लगा दूंगा तो सिंगुलर हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरा ईच स्टूडेंट विशेस टू कंप्लीट, और जब मेरा इनके साथ सिंगुलर नाउन आया है, सिंगुलर वर्ब आई है, तो सिंगुलर ही पोसेशन आएगी। तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, हिज आएगा। अब आप बोलोगे भैया स्टूडेंट तो लड़कियाँ भी हो सकती हैं, तो देखो हिज को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा और हर को मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा। मेरा हिज भी सही है और मेरा हर भी सही है, लेकिन पहली बात तो एग्जामिनर आपको हिज और हर में फंसाएगा नहीं। अगर हिज और हर में फंसा देगा तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हिज को दूंगा, ठीक है। उसके बाद ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये सेम है, ठीक है, तो इसे छोड़ते हैं। मतलब ये रूल क्या था, एक बार हम समराइज कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली देखो ये रूल कहता है, ये पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ये कहीं भी आ जाए, इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर पोसेशन आएगी, ये आपको ध्यान रहना है। बस इतना ध्यान दे लो, ये रूल कंप्लीट है। ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और ईच आपका नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, बट एवरी हमेशा आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। आइदर, नाइदर, एनी और नन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर पोसेशन आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो लाइक कर देना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।